चलो, लेक्चर नंबर 6 टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। आवाज बंद कर दीजिए आपस में। टाइट्रेशन, एक तो दो तरीके के टाइट्रेशन देखने को मिलते हैं हम लोगों को, वैसे कई तरीके हैं। मेजर वे में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, एसिड के साथ बेस को ट्रीट किया जाएगा। और एक दूसरा टाइट्रेशन होता है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब एक चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो दो तरीके का टाइट्रेशन देखते हैं हम लोग, और भी एक आयोडोमेट्रिक करके भी है, वो उसकी भी बात करेंगे। मेजर वे में दो ही टाइप है, एसिड को बेस के साथ ट्रीट किया जाए और दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में एक सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा सब्सटेंस हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बीच में रिएक्शन होता है। टाइट्रेशन कैसे किया जाता है, लैब में आपने किया होगा, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। टाइट्रेशन प्रोसेस में एक सब्सटेंस आपको दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? अननोन सॉल्यूशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी होती है, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है। एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा कैसा? अननोन सॉल्यूशन। दूसरा आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा टाइट्रेंट, इसको हम लोग फिल करते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट एक ग्लास की ट्यूब होगी, ग्लास की भी होती है या बोरोसिल प्लास्टिक वगैरह की भी होती है ना। जैसा लैब में, जिस लैब की जैसी इकोनॉमिक स्टेटस हो उसके हिसाब से यूज किया जाता है ना। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब स्कूल्स में तो इन जनरली वो प्लास्टिक वगैरह के ही होते हैं, है ना। कॉलेज लेवल पे ग्लास के, आपके यहाँ ग्लास के तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की एक ट्यूब होगी, है ना, इसमें मार्किंग बनी हुई होती है। मार्किंग बनी होगी कि सब्सटेंस आपने कितना फिल किया, 10 ml फिल किया, 50 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है, 150 ml का भी होता है। ये ब्यूरेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। जैसे मान लीजिए कि आपको NaOH सोल्यूशन ब्यूरेट में फिल करना है और ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये हमारा है अननोन सोल्यूशन, ठीक है। हाँ हाँ, तो NaOH का सोल्यूशन डलेगा ना इसमें ब्यूरेट में, ठीक। अब क्या होता है, एक हमारे पास लैब में होता है, ये अगर डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन जाए तो थोड़ा एज्यूम कर लीजिएगा। लैब में एक होता है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क। कैसा फ्लास्क होगा? कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। और एक पतली सी, और आपको इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, एक यूटेंसिल मिलता है, इस तरीके का होगा ये। अच्छा बन जाए तो ठीक है। अरे यार क्या है?
ट्यूब जैसी होगी, पतली सी, है ना। ये जो ट्यूब है इस पे इस तरीके से मार्किंग बनी हुई होती है ना। जैसे मान लो ये, इसको बोलते हैं हम लोग पिपेट। क्या बोलते हैं? पिपेट। ये लैब में या तो 25 ml की होती है या 10 ml की होती है ना। मान लो ये 25 ml। तो क्या किया जाता है, जो टाइट्रेंट है NaOH इसमें फिल कर दिया गया। मान लो इसमें मार्किंग है 50 ml तक की, तो 50 ml तक का इसमें फिल कर दिया। ट्यूब लंबी होगी, 50 ml तक मार्किंग है, तो यहाँ पे ऐसे सर्कल सा बना हुआ होगा, वो आपको मार्किंग दिख जाएगी। वहां तक आपने भर दिया इसमें NaOH। ठीक। अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो अननोन सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का दिया गया है, वो ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन 25 ml इस पीपेट के थ्रू हम लोग इस फ्लास्क में से, जो भी कंटेनर बीकर जिसमें भी ये दिया गया, उससे हम लोग सक कर लेते हैं। सक कैसे करेंगे? अब ये नहीं मुंह लगा के निकाल लिया है ना। सक कैसे करेंगे? ये पिपेट जो है इसके थ्रू हम लोग, आप लोगों ने किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, यहां से आप मुंह लगा करके इसको सक करेंगे नीचे वाले एंड से, है ना। और क्या करते हैं, इसकी जो मार्किंग बनी होती है इससे ऊपर तक ही ले लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद आप तुरंत अपना ये जो थंब है इसको लगा देंगे, है ना। तो अगर ऊपर तक है तो आपको फिर मार्किंग तक इसको लाना होता है, क्योंकि आपको मेजरमेंट से 25 ml ही डालना है। तो जैसे ही आप अपने थंब को थोड़ा थोड़ा हटाएंगे, ये लेवल डाउन जाएगा, और लेवल डाउन जाने के बाद आपको यहाँ तक सेट कर लेना है। फिर थंब लगा दिया आपने, और आप ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें आपने 25 ml क्या डाल दिया? ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है। ठीक। अब इसमें अगर कोई इंडिकेटर रिक्वायर्ड है तो इंडिकेटर ऐड कर दिया जाएगा इसमें। इंडिकेटर क्या सब्सटेंसेस होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही क्या होगा? कलर आ जाएगा। अब क्या किया जाता है? धीरे धीरे ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज, यहाँ से टैप होता है, इसको ओपन करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज NaOH इसमें डाला जाएगा। ठीक है। और NaOH डालते हुए आप इसको शेक करते रहते हैं, इस कोनिकल फ्लास्क को धीरे धीरे डालेंगे। जिस भी पॉइंट पर जाकर के कलर चेंज होता है, जिस पॉइंट पे भी जाकर के इसमें कलर चेंज आपको दिखाई देगा, वहीं पे रुक जाना है NaOH। बस जितना आपने डालना था डाल दिया। कलर चेंज जैसे ही दिखेगा उस पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट। एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट। ये इतना डायग्राम बनाइए, तब आगे की कहानी कैसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगी वो बात की जाए। नोट कर लिया? डायग्राम बना लिया सारा? हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया?
टाइट्रेशन में एंड पॉइंट का क्या मतलब है ये समझो। टाइट्रेशन में एंड पॉइंट का क्या मतलब है? एंड पॉइंट का मतलब होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, तो अगर एंड पॉइंट रीच हो रहा है तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। इसका मतलब होता है ए की नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई ए का वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा बी की नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई बी का वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम यूज किया आपने। अगर मोलैरिटी के टर्म्स में इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो लिखेंगे n फैक्टर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ए, जितना यूज। यहां पे लिखेंगे n फैक्टर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बी। अब जो हमारा केस है, इस केस में हम लोग किसकी रिएक्शन कर रहे हैं? हमने रिएक्शन करी थी NaOH की और H2C2O4 की, ऑक्सैलिक एसिड की। ठीक है, तो इक्वेशन इस केस में क्या बनेगी? n फैक्टर NaOH का, वॉल्यूम NaOH का प्लस मोलैरिटी NaOH की इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ H2C2O4, n फैक्टर किसका ले लें? ऑक्सैलिक एसिड का, वॉल्यूम H2C2O4 का मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी किसकी है? H2C2O4। क्लियर बात हो रही है? यहाँ मोलैरिटी के बगल में H2C2O4 लिखना है, मैंने नीचे लिखा है। अब कैसे लेना है देखिए रिएक्शन में। लैब असिस्टेंट जो NaOH आपको बना के देगा उसकी मोलैरिटी वो आपको बताएगा, मतलब इसकी मोलैरिटी पता होती है। जो ब्यूरेट में हम सॉल्यूशन भरते हैं उसकी मोलैरिटी आपको पता होती है। तो NaOH के लिए n फैक्टर हम लगा सकते हैं 1, क्योंकि NaOH कितने OH देता है? सॉल्यूशन में एक ही OH माइनस देता है, तो n फैक्टर हो जाएगा 1। वॉल्यूम ऑफ NaOH हमें कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH जहां पे कलर आया उससे हमें पता चलेगा कितना वॉल्यूम यूज हुआ। मान लो आपने 50 भरा था, ठीक है, अब यहां तक 30 पे आ गया। आपने कितना फिल किया था इसमें? मान लो यहां तक आपने 50 फिल किया था, और जब एंड पॉइंट आया तो ये 30 तक आ गया, 30 के मार्किंग तक आ गया। यहां से शुरू था 0 से 30 की मार्किंग तक आ गया, 50 से 30 आया, यानी यूज कितना हुआ? 20 यूज हुआ है ना। ऊपर से ये सोल्यूशन आ रहा है तो 20 यूज हुआ। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम होगा ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाएगा। जब एंड पॉइंट आएगा तो हम ये वॉल्यूम ऑफ NaOH हम कहां से निकाल लेंगे? एक्सपेरिमेंट से। मोलैरिटी ऑफ NaOH आपको लैब में बताई जाएगी कि इस मोलैरिटी का सोल्यूशन है NaOH का, ठीक। n फैक्टर ऑफ H2C2O4 होता है 2। वॉल्यूम H2C2O4 का ऑक्सैलिक एसिड का हमने फिक्स लिया है पिपेट से मेजर करके 10 ml या 25 ml, जो भी आपके लैब में अवेलेबल होगा पिपेट, है ना। तो 25 ml आपने फिक्स इसमें ऐड किया है।
तो आपका अगर इसके हिसाब से हम लेते हैं तो वॉल्यूम कितना ले लेंगे 25 ml और मोलरिटी H2C2O4 की हम यहां से निकाल लेंगे। क्या कहते हो? सारे डेटा अगर अपने को नोन है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया, ये लैब असिस्टेंट बताएगा आपको और ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। निकाल लेंगे? चलिए नोट कर लीजिए। बात समझ आ रही है? कोई भी दो चीजें जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं तो ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वन थिंग, वन रिएक्टेंट इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ सेकेंड थिंग, मोलरिटी ऑफ सेकेंड एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। अगर नॉर्मेलिटी पता है तो उसमें n फैक्टर नहीं लगाना पड़ता, उसमें सीधे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगा दें। ओके नोट हो जाए तो बोल दीजिए। मोलरिटी ऑफ H2C2O4 हमने कैसे निकाला? हमारे पास NaOH का n फैक्टर 1 था और वॉल्यूम ऑफ NaOH ये आपको एक्सपेरिमेंट से पता चल गया और मोलरिटी ऑफ NaOH आपको लैब असिस्टेंट ने बता दी। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि NaOH इतनी मोलरिटी का है और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अगर 25 ml का आप लेते हो पिपेट तो वॉल्यूम आपका H2C2O4 का आपने 25 ले लिया, n फैक्टर इसके लिए 2 होता है तो मोलरिटी ऑफ H2C2O4 आप निकाल पाएंगे। यही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब लैब में क्योंकि किसी भी रीडिंग को करने के लिए आपको लैब असिस्टेंट या टीचर्स आपको बोलते हैं 3 रीडिंग लीजिए। क्या करने को बोलते हैं आपको? 3 रीडिंग। तो हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट 3 बार करते हैं। एक बार हमने करा NaOH पूरा यहाँ तक फिल कर लिया, 3 बार रिपीट करोगे सेम एक्सपेरिमेंट। NaOH 50 तक फिल किया, 25 ml H2C2O4 लिया, जो इंडिकेटर इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेस्क्राइब्ड है वो इंडिकेटर की 1-2 बूंद डाली आपने। उसके बाद आपने धीरे धीरे NaOH को इसमें पोर करना स्टार्ट किया। इस कोनिकल फ्लास्क को शेक करते रहते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से होता रहता है। जैसे ही जिस पॉइंट पे आपको लगा कि कलर चेंज हुआ, आप यहाँ पे स्टॉप कॉक जो होगा उसको बंद कर देंगे, यहाँ से रीडिंग आप नोट कर लेंगे। एक रीडिंग आ जाएगी, फिर NaOH की एक रीडिंग आ गई, फिर उसके बाद आप फिर से क्या करोगे, फिर से 25 ml आप H2C2O4 फिर से डालोगे कोनिकल फ्लास्क में, फिर से इंडिकेटर डालोगे, फिर से NaOH आपको इतना दिया जाता है, 3-4 एक्सपेरिमेंट आदमी कर सकता है, 3-4। फिर यहाँ तक 50 ml तक फिल करोगे, फिर रिपीट करोगे, कलर चेंज देखोगे, रीडिंग नोट करोगे NaOH की। 3 रीडिंग इसी तरीके से 3 बार रिपीट करके आप निकालोगे। तो आप बोलोगे क्या तीनों बार कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मान लो कि आपने फर्स्ट रीडिंग ले ली NaOH की, फिर सेकेंड रीडिंग ले ली आपने NaOH की, फिर थर्ड रीडिंग आपने NaOH की, है ना। मान लो एक बार आ गया आपका 20, एक बार आ गया 21 ml में आ गए ये। तो अब क्या करोगे आप, इनका तीनों का क्या करोगे, एवरेज ले लोगे। एवरेज लेकर के एक रीडिंग आप निकाल लोगे। जो भी रीडिंग आएगी ml में, यही रीडिंग इसमें क्या होगी, रखी जाए, है ना। यहाँ पे क्या रखना है आपको, क्या रखना है यहाँ पे, एवरेज, जो 3 रीडिंग निकाली थी आपने उसका। क्लियर है बात?
बात समझ आई टाइट्रेशन की का कॉन्सेप्ट? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। एन इंटू वी जो होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे एक रिएक्टेंट के वो इक्वल होंगे दूसरे रिएक्टेंट के। लैब में क्या करते हैं, आपको H2C2O4 के दो सॉल्यूशन देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक को बोलते हैं नोन सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। तो जो नोन वाला सॉल्यूशन है उससे भी इसी तरीके से 3 रीडिंग निकालनी होती है, लेकिन नॉन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम होती है, उससे बस आपको जस्ट 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है। और अननोन सॉल्यूशन से भी 3 रीडिंग लेनी है। अननोन सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, ये इक्विवेलेंट करके वो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाई जाती है। सीबीएसई में 12th में आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 11 मार्क्स का है ना। तो टाइट्रेशन का पहला पहला एक्सपेरिमेंट होता है 12th में, 12th 11 दोनों में। तो 12th में शायद इतने नंबर का है, टाइट्रेशन की मार्किंग सबसे ज्यादा है। नोट कर लिया सबने? अब देखो, अब अपने पास जेई में कैसे सवाल आएंगे, नीट में कैसे सवाल आएंगे, इसकी बात करते हैं हम लोग। टाइट्रेशन की मोटी मोटी बात आप लोग समझ गए। जैसे मान लो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बीच में हो रहा है टाइट्रेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में अगर टाइट्रेशन हो रहा है मान लो, है ना। जैसे मान लीजिए कि टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन पॉपुलर है, KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड के साथ कर रहे हैं। KMnO4 अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो दूसरी एंटिटी होगी वो कैसे काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अच्छा, जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस होगा, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन, यानी चार्ज इसका क्या होगा, डिक्रीज। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसके केस में आपको चार्ज क्या दिखाई देगा, क्लियर है, बोलो बच्चों। अब KMnO4 के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अगर कहीं पे KMnO4 दिया हुआ है टाइट्रेशन में, तो KMnO4 जो होता है ना वो KMnO4 जो है वो ब्यूरेट में भी फिल किया जाएगा, टाइट्रेंट की तरह भी काम करेगा, और KMnO4 इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, दोनों काम कर लेता है इसमें, मतलब एक्स्ट्रा इंडिकेटर आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब KMnO4 के क्वेश्चंस में एक की पॉइंट आपको याद रखना है, हो सकता है मैंने चैप्टर में बताया हो या नहीं बताया हो, ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर अलग अलग होता है। एन फैक्टर अगर एसिडिक मीडियम की बात करो बेसिक की बात करो, एसिडिक की बात करो और न्यूट्रल की बात कर लो, तो एक नंबर याद रखो 153। बेसिक में एन फैक्टर KMnO4 का क्या लेना है 1, एसिडिक में क्या लेना है 5, न्यूट्रल में 3। ये किस में कन्वर्ट होगा उसके साथ साथ
अभी बताते हैं। क्वेश्चन में मीडियम आपको दिया होगा कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, या न्यूट्रल मीडियम है। ये नोट कर लिया। 153 BAN, बैन 153, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल 153। KMnO4 के क्योंकि सवाल आते हैं तो इसलिए जानना जरूरी। नोट हो गया तो बोलिए, चले आगे। हो गया? कौन है ये? करांगी, जल्दी करो। क्या लिखना है इसमें? बैन 153 लिख दो, बस खत्म। जैसे मान लो KMnO4 है, ये कन्वर्ट होता है MnO2 किसी रिएक्शन में, है ना। तो देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +7 आता है, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो +4 आएगा, तो डिफरेंस आएगा 3 का। एक Mn में डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का आ गया। इसका मतलब यहाँ पे N फैक्टर क्या जाएगा? 3। इसका मतलब कौन सा मीडियम होने के चांसेस हैं? मान लो KMnO4 कन्वर्ट होता है आपका Mn+2 में, तो इसका 7 है और 7 से क्या जा रहा है? +2, तो कितने का चेंज आ रहा है Mn में? 5 यूनिट का। तो N फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि मीडियम कौन सा होने के चांस हैं? कैसे पता लगा? ऐसे। मान लो ये स्पीसीज है KMnO4, ये कन्वर्ट होती है K2MnO4, K2MnO4 में, है ना। तो यहाँ पे आता है +7, यहाँ पे क्या आएगा चार्ज, जरा देखो तो। +6 आ जाएगा चार्ज, एक यूनिट का ही डिफरेंस आ रहा है, एक का ही डिफरेंस आ रहा है, तो यानी N फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है सबको? पक्का? टाइट्रेशन के सवाल किसमें होंगे? एक तो रेडॉक्स में मिल सकते हैं, रेडॉक्स में तो दिख ही नहीं रहा। चलो, एक क्वेश्चन है, ये करो जरा, फिर देख। MnO4 माइनस +B C2O4 -2 + CH+, एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, देख लीजिए। और आपको X Mn+2 बन रहा है, Y CO2 बन रहे हैं Y मोल, और Z H2O बन रहे हैं। आपको निकालना है, क्या निकालना है? इन अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस करके C निकालना है। इक्वेशन क्या करनी है अपने को? बैलेंस करनी है और C निकालना।
ये बैलेंसिंग से भी निकाल सकते हैं आप लोग, एसिडिक मीडियम वाला जो रूल सिखाया था, निकालिए। MnO4 माइनस है, MnO4 का नंबर फिक्स है, देखो 2MnO4 है ना, MnO4 का नंबर अगर फिक्स है तो ये X तो 2 हो जाएगा, लेकिन X पूछा नहीं है, X तो 2 ही हो जाएगा। अच्छा, कार्बन कहाँ पे जा रहा है, देखिए कार्बन इसमें ही जा रहा है ना, तो CO2 में जा रहा है, तो उधर अगर मान लो 4 हैं कार्बन, तो इधर भी 4 ही होने चाहिए, है ना, तो उधर अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर 4 आएगा, डबल होगा, B का डबल होगा Y। देखो कैसे कर सकते हो, बैलेंसिंग याद नहीं है किसी को तो करो, फिर बैलेंसिंग करो। मैं इक्विवेलेंट का सवाल निकालती हूँ तब तक आपको कराने के लिए। करिए, सारांश कहाँ देख रहे हैं, इधर उधर याद नहीं है, मैं देखती हूँ। C की वैल्यू आ रही है, C पूछा ना, 7th क्वेश्चन है, C की वैल्यू आ रही 16। 16H+ लग रहे होंगे। अरे तुम लोग ये देख के नहीं कर पा रहे हो नालायकों, देखो इधर देखो ध्यान से, MnO4 के हिसाब से, MnO4 के हिसाब से अगर करोगे आप, तो MnO4 इधर Mn+2 में जा रहा है ना, इधर अगर देखो तो ऑक्सीजन है आपके कितने, 8 ऑक्सीजन है ना, तो आप दूसरी तरफ क्या कर सकते हो, अगर इसके हिसाब से देखो तो आप एक बार के लिए 8H2O जोड़ सकते हो, है ना, और इधर फिर इसके हिसाब से 16H+ जोड़ दोगे। अब इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी तो देखेंगे, है ना। अब अगर आपने जोड़ दिया इधर 8H2O और उधर जोड़ दिए 16H+, तो इसको CO2 को भी तो देखना पड़ेगा, CO2 को भी तो देखोगे। CO2 कैसे देखें, 2 इसके 2 मोल्स लग रहे हैं, और इसका अगर यहाँ पे करते हो आप 2C2O4, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना, 8 हो जाएंगे, और अगर इधर 4CO2 कर दोगे तो 8 मिल जाएगा। अब चार्ज वार्ज चेक करो, बैलेंस होगा क्या इस तरीके से करने से, मेथड से नहीं किया है मैंने, अंदाजे से कर दिया। चार्ज देखो बैलेंस है कि नहीं, अनुज
चार्ज देखो सब बैलेंस है कि गड़बड़ है? हाँ हाँ हाँ, पूरी इक्वेशन को 2 से कर दें। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, अंदाजे से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी हमें उसी मेथड से ही जाना। इससे देख लो चार्ज वगैरह बैलेंस है, इधर 16H प्लस है यानी कि प्लस का चार्ज 16 हो गया, यहाँ पे 2C2O4 -2 कर दिया यानी माइनस का चार्ज कितना हो गया, माइनस का 4, यहाँ पे हो गया 2MnO4 माइनस यानी कि माइनस का 2, तो ये -6 इधर आ गया, कितना टोटल लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल कितना आ गया +10 है ना। और इधर देख लो 2Mn+2 अगर करते हो तो +4, और कोई तो इधर चार्ज नहीं है तो 10 आना चाहिए ना, चार्ज नहीं बैलेंस है, गड़बड़ है, हैं? मेथड से भी चार्ज ही बैलेंस नहीं हो रहा है। अच्छा तो कुछ और तो नहीं है, -2 और -4 ठीक है। बी को अगर 0 ले लेंगे ना हाँ तो काम हो जाएगा। बी को 0 और वाई को 0। 0 कैसे ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 कैसे ले सकते हैं, 0 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ और छूटा तो नहीं, हट देख, सिंपल मेथड से नहीं हो रहा है, करा जाए? मेथड से हो रहा है अरेंज, मेथड से नहीं बैठ पा रहा। अरे रेडॉक्स तो खोलो, कहाँ गया, किया जाए मेथड से, चलो मेथड से करो, आना तो चाहिए ना। MnO4 माइनस है, इससे क्या बना रहे हैं, Mn+2 है ना। तो इस इक्वेशन में पहले इसको देखते हैं, 4 इधर है तो इधर कर दें 4H2O, और इधर की तरफ क्या कर दें, एसिडिक मीडियम है तो 8H+ कर दिया है ना। और क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं, तो प्लस का 7 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर प्लस का 2 है तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें, है ना। तो प्लस का 2 बन गया, एक इक्वेशन की बात सेटल हो गई। दूसरा वाला बोलो क्या था, C2O4 -2 से क्या बना रहे हैं हम लोग, CO2 बना रहे हैं, है ना। तो C2O4 -2 में कितना है, कार्बन पे चार्ज बोलो जल्दी से, 2x -8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा ये आएगा क्या, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, कार्बन पे 3 आ गया, यहाँ पे कार्बन पे निकालोगे तो कितना चार्ज आएगा 4। अब बैलेंस करते वक्त ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे अगर 2 है एटम्स तो इधर भी 2 एटम्स के हिसाब से निकालना होता है, यहाँ 2 एटम्स है तो आ जाएगा आपका कितना, इधर बैलेंस कर लो पहले इसको, 2CO2 कर लो, ये भी तो सिखाया ना। अब क्या करें, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, केवल चार्ज की तो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन तो सेम है, तो चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, ये बोलो, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है ना, और तो H+ और वो सब तो आएगा ही नहीं इसमें, है ना। चार्ज आ गया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज आ गया तो अब कर लीजिए आप, यहाँ पे उधर 5 इलेक्ट्रॉन है इधर 2 है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर किससे कर दो, 2 से कर दो। तो चलो इस इक्वेशन को लिख लो, 10 इलेक्ट्रॉन
प्लस 16H प्लस 2MnO4 माइनस gives 2Mn+2 प्लस 8H2O, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी 5C2O4 माइनस 2 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों इक्वेशन को एडअप करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और ओवरऑल में रिएक्शन क्या बन जाएगी अपनी, ओवरऑल में बनेगी 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5C2O4 माइनस 2 गिव्स क्या बनने वाला है 2Mn+2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। यही तो बन रहा है, कुछ और छूट गया। चार्ज वार्ज बैलेंस है, देख लो अब चार्ज चेक करो। 4 इधर है, इधर कितना है -10 6, हाँ ठीक है बैलेंस है। ठीक है, C किसकी वैल्यू थी H+ की, तो 16 आ जाएगा। ABCXYZ कुछ भी पूछ लेते हो निकल जाओ। तो कैसे नहीं हो रहा था, सिंपल रूल से ही तो हुआ। चलो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का सवाल करिए, ये लिख लीजिए फिर इक्विवेलेंट पे करा दे सवाल। नोट कर लिया सबने, कोई नोट कर रहा है या क्वेश्चन पे चलूं? आया? बैलेंसिंग तो दोनों में ही आती है, किसी में भी आ सकती है, तो जेई का ही सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अब देखते हैं कौन करके दिखाता है। फैक्टर तो सिखा दिया आपको, टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है। एग्जैक्ट वॉल्यूम of 2 molar NaOH solution required to न्यूट्रलाइज का मतलब होता है रिएक्शन हो रहा है किसका किसका, एसिड और बेस का। टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 2 मोलर फॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला लिखा हुआ है H3PO3 एंड 50 ml 4 मोलर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एक फॉस्फोरस एसिड है दूसरा हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, H3PO2 सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। चलिए दोनों से अलग अलग निकालना है ना। ऑप्शंस दो में हैं, 50 ml 100 ml 100 ml 200 ml 25 ml अलग अलग हैं, दोनों एसिड मिक्स नहीं किए गए। अगर एक आंसर होता तो इसका मतलब क्या है, दोनों एसिड मिक्स किए गए। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस दिया है, ये PO3 है और दूसरा वाला क्या है PO2। एन फैक्टर आपको कैसे सिखाया था, जिसके लास्ट में 4 है उसका एन फैक्टर 3,
जिसके लास्ट में 3 है उसका n फैक्टर 2, हाँ जिसके लास्ट में 2 है उसका n फैक्टर 1, याद रखेंगे फॉस्फोरस। चलिए कर लीजिए जल्दी से, वही फॉर्मूला लगाना है, n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों का इक्वल करना है। एक बार H3PO3 के साथ रिएक्शन करके वॉल्यूम निकालना है NaOH का, और एक बार H3PO2 के साथ। देखते हैं कौन फास्ट आंसर देता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। अब देख लेते हैं आपकी कलाकारी इसी में, डेटा भी एकदम इजी है। ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑनलाइन हाँ आंसर दीजिए, जल्दी से निकालिए। फिफ्टी एंड 100, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसी को लगाना है। आया? अनुकृति आंसर बोलिए। सारांश आंसर क्या कर रहे हैं, क्या लगाया, दिखाइए। इधर लाई कॉफी, ना दूर नहीं है। तो लगाओ तो फॉर्मूला, ये जो सिखाया है n इंटू वी वाला, ये फॉर्मूला लगाओ ना। n फैक्टर मोलरिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है आपको NaOH है, ml में, ml लीटर में क्यों ले रहे हो, ml में निकालो आंसर। एक का 50 आ रहा है, चलो निकालते हैं। NaOH की रिएक्शन हो रही है, ये न्यूट्रलाइजेशन का साइन है। NaOH की रिएक्शन एक बार हो रही है H3PO3 से, और एक बार NaOH की रिएक्शन किससे हो रही है, H3PO2 से, है ना। तो n फैक्टर NaOH का वॉल्यूम निकालना है आपको, और NaOH की मोलरिटी कितनी दी हुई है, H3PO3 का n फैक्टर होता है 2, तो n फैक्टर लग गया 2, और H3PO3 की वॉल्यूम और मोलरिटी कितनी दी है बोलिए, मोलरिटी 2 दी हुई है ना। और NaOH की मोलरिटी कितनी, NaOH का n फैक्टर 1 होता है, वॉल्यूम निकालना है, मोलरिटी 2 दी हुई है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 50 आ जाएगा पहले वाले केस में। यानी इतने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के कितने ml चाहिए, 50। सीधा कैलकुलेशन था, सिंपल। अब दूसरे वाले केस में NaOH का n फैक्टर तो 1 ही लोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोलरिटी 2 ही है, सेम है। H3PO2 के लिए n फैक्टर होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 50 ml दे रखा है, और मोलरिटी 4, तो ये आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका,
100 आ जाएगा, है ना, 100 ml, तो 50, 100 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 50 ml। टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आप किसी भी रिएक्शन में लगा सकते हैं। एक कोई चीज रिएक्ट कर रही है बी के साथ, है ना, बहुत सवाल आते हैं इसके, तो प्यार से करेंगे। चलिए एक सवाल करके दिखा दीजिए, देखें आपको आता है कि आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नोट करिए। NaClO3 is used in spacecraft। NaClO3 यूज हो रहा है किसमें? शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट में यूज हो रहा है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए NaClO3 को यूज किया जा रहा है। डेली कंजम्पशन of pure O2 by a person is 492 liter at 1 atm and 300 Kelvin। इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे एक पर्सन कितना लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है? 492, है ना। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaClO3, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaClO3 इन ग्राम्स, यानी कि NaClO3 के ग्राम्स निकालने हैं, इन ग्राम्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस O2 for daily consumption of a person at 1 atm and 300 Kelvin टेम्परेचर। टेम्परेचर एटीएम कुछ चेंज नहीं किया है। बोल रहे हैं एक पर्सन के लिए कितना NaClO, रिएक्शन भी दे रखा है, किस रिएक्शन से बन रहा है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज से मोटी मोटी बात आपको ये समझ में आई कि एक पर्सन के कंजम्पशन के लिए आपको NaClO3 का ग्राम निकालना है। एक इसका मतलब 492 लीटर ऑक्सीजन आपको प्रोड्यूस करनी है। रिएक्शन दे रखा है NaClO3, क्वेश्चन नोट कर लिए थे। NaClO3 की रिएक्शन किससे हो रही है? आयरन से। उधर देखिए क्वेश्चन, आयरन से हो रही है, ऑक्सीजन बन रहा है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ऑक्सीजन बन रही है, और क्या बन रहा है? NaCl FeO। ये रिएक्शन है, NaCl भी सॉलिड बन रहा है, FeO भी सॉलिड। पहले सबसे पहला काम होता है किसी रिएक्शन को यूज करने से पहले उसको बैलेंस करके देख लीजिए। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोशिश कीजिए। इक्वेशन बैलेंस ही दी हुई है। इसमें अगर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ तो आप ये बोलोगे अगर इसके 1 मोल हैं तो ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होगी। कोई दिक्कत? चलिए कोशिश कीजिए।
अब क्वेश्चन में आपको डेटा क्या दे रखा है, इसके ग्राम कैलकुलेट करने हैं और इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 492 लीटर। ठीक है, जब कोई ऐसी कंडीशन हो तो हम लोग ऑक्सीजन को आइडियल गैस मान के एज्यूम करके उसमें लगा सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो n निकाल सकते हैं PV/RT करके। प्रेशर क्या दे रखा है, 1 atm। वॉल्यूम क्या दे रखा है, R कितना है, लीटर एटीएम वाला, टेम्परेचर 300, मोल्स आ जाएंगे। अब जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स NaClO3 के हो जाएंगे। आंसर कितना आ रहा है, 20। तो अगर इसके 20 मोल्स हैं तो उसके भी कितने हो जाएंगे, 20। और फिर उसके बाद मास निकाल सकते हैं मोल्स से। कैलकुलेट कर लो, 20 आ रहा है, ठीक है। आपने मास निकाल दिया कार्तिक, 2130 ग्राम आ रहा है आंसर। हाँ, 0.082 ही दिया है क्वेश्चन में, तो इतना ही लो, क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, आर की वैल्यू दे रखी। मोल्स आ गए आपके कितने सॉल्व करने के बाद, 20। अब आपको पता है ऑक्सीजन के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे, NaClO3 के। तो NaClO3 के भी मोल्स कितने हो जाएंगे, 20। अब NaClO3 का तो मास निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। गिवन मास निकालना है आपको, तो GM हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। NaClO3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, एक ऑक्सीजन का 16, तो 48। ऐड कर लो, कितना आ रहा है मोलर मास, मोलर मास 106.5। तो इसका डबल करोगे 106 का तो कितना आ जाएगा, 213। कितना आ जाएगा, क्लियर है बात, आया समझ आई बात। यहाँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ना लग के क्या लग गया था, कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, मोल। टाइट्रेशन के इसमें उसमें तो खूब सवाल दिख रहे थे, इसमें क्यों नहीं दिख, इसमें देखें आएगा ना। हाँ, तो 2130 ही तो लिखा है मैंने, नहीं 2130 इसमें तो 2130 दिया, देख लो कैलकुलेट कर लो क्लास। चलिए एक और सवाल करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही कर रही हूँ मैं।
इधर से एक 0 उतरेगा। क्वेश्चन लिखिए। बताइए क्वेश्चन। KMnO4 का एक करवा देते तो सही रहता। KMnO4 का मिला नहीं। NaOH और HCl है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग 4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। pH of one of them will be equal to 1। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH होगा 1? 4 सॉल्यूशन बनाए गए NaOH और HCl को मिक्स करके। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसका pH होगा 1? ऑप्शंस लिखती हूँ। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, समझा दिया आपको। चलिए, पहला है 55 ml M/10 HCl प्लस 45 ml M/10 NaOH। 75 ml M/5 HCl प्लस 25 ml M/5 NaOH। एसिड बेस की मिक्सिंग का सवाल है ना। pH 1 है। 100 ml M/10 HCl प्लस 100 ml M/10 NaOH। और डी ऑप्शन है 60 ml M/10 HCl प्लस, लड़कियों बात नहीं करो, लगातार नहीं बोलते हैं बेटा क्लास में। क्लास के बाद बोलिए, क्लास में टीचर को बोलने का मौका दीजिए। चलिए, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है, कौन सी ऐसी मिक्सिंग करी है हमने जिससे pH आ जाए 1? ठीक है, तो सब में अलग अलग एसिड बेस की MEQ निकाल लीजिए। जिसमें बेस का MEQ आएगा ज्यादा, उसका तो pH कभी 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 तो एसिडिक रीजन है। देख लीजिए क्या आ रहा है किसका। एन फैक्टर लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का एन फैक्टर 1 है, HCl और NaOH दोनों का कट जाएगा। केवल मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से हो जाएगा। जल्दी से कर लीजिए। सी ऑप्शन है, ठीक है। अभी ये लोग भी कर लें फिर मैं बता। ये लोग शुरू किए ना, टाइट्रेशन का सवाल निकाला जाए। सी है मैम, बी आ रहा है। बी आ रहा है, अच्छा। सिंगल करेक्ट आंसर है तो या तो बी होगा या सी होगा या ए होगा या डी। एक ही होगा, दो आंसर मत दो। एसिड बेस की मिक्सिंग को कॉन्सेप्ट लगाना क्या सिखाया? एसिड बेस की मिक्सिंग। आंसर निकाला जाए। चलो निकालते हैं, चलो भैया। चारों केस में निकाल लें M into V।
चलो बोर्ड पे देखो, यहाँ पे निकालेंगे m इंटू वी, तो 55 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, तो 5.5 आ जाएगा HCl का। और यहाँ पे आ जाएगा 45 इंटू 1/10, तो आ जाएगा 4.5, है ना। तो जो आपके फाइनल MEQ होंगे वो किसके होंगे, HCl के होंगे, है ना। आपको क्या सिखाया था, जिसका ज्यादा है उसमें से माइनस कर दीजिए बेस का, तो 5.5 माइनस 4.5, ये क्या बनेगा, किसकी वो बनेगी, MEQ बन जाएगा ये एसिड का, इसका ज्यादा है ना एसिड का, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम भी करना पड़ेगा ना अपने को। वॉल्यूम कितना हो गया अपना, 45 प्लस 55 100, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻², ये H प्लस आ जाएंगे, 10⁻⁻² क्या आ जाएंगे आपके H प्लस। तो अगर H प्लस 10⁻⁻² है तो pH विल बी 2, pH क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितना आएगा बोलो जल्दी, 15, और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो 5, तो यहाँ पे भी HCl के ज्यादा है, NaOH के कम है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी एसिडिक सोल्यूशन की, तो 15 माइनस 5 कर दें, यहाँ पे 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25 100, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा आपका 10 आ रहा था 100, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, दैट इज H प्लस, है ना। तो जब H प्लस 10⁻⁻1 आ गया, तो अब pH क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन विल बी, सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं। कौन सी बोल रहा था, कार्तिक आपका सी कैसे आ गया था, डिवाइड नहीं करा था। तो डिवाइड कैसे नहीं करोगे प्रभु, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, MEQ ऑफ एसिड माइनस MEQ ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये आ गया H प्लस, और फिर pH निकाल लिया, कर लेंगे पक्का। चलिए KMnO4 पे आ जाते हैं, टाइट्रेशन का क्वेश्चन कराना चाह रहे थे वो कर लीजिए। ओनली, अब आंसर देंगी गौरांगी, है ना। अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, भूलने वाली कोई बात नहीं है, और सारा आंसर क्वेश्चन का आंसर, ओनली 2 ml of KMnO4 solution of unknown molarity, इसकी मोलरिटी पता नहीं है, of unknown molarity is required to reach end point of a titration of 20 ml oxalic acid ब्रैकेट में इसकी मोलरिटी दी है 2m, ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी दी है 2, वॉल्यूम दिया है 20 ml, एसिडिक मीडियम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दे रखा है, आपको निकालना है KMnO4 की मोलरिटी, सीधा फार्मूला लगाना है, एन फैक्टर वगैरह लगा के जल्दी से करके बताइए, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए।
KMnO4 का टाइट्रेशन H2C2O4 के साथ। जल्दी से कर दीजिए। एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। गौरांगी बैन 153 बैन 153 गलत है कुछ। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। सारांश आंसर दीजिए। H2C2O4 के लिए एन फैक्टर 2 लगाएंगे, 2H प्लस देता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो इतनी ज्यादा बड़ी मोलैरिटी आएगी। KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो 5 एन फैक्टर होगा। जल्दी से निकाल दीजिए। गौरांगी आया? 8 आ रहा है? नहीं आया अभी तक? 4 क्यों आएगा? 5 लगाना है। अनुकृति आंसर दीजिए। 8 आ रहा है? सबका 8 आ रहा है? चलिए करते हैं। KMnO4 का एन फैक्टर, KMnO4 का वॉल्यूम, KMnO4 की मोलैरिटी। H2C2O4 का एन फैक्टर, मोलैरिटी और वॉल्यूम लगा देते हैं। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम देखते हैं क्या चमकना चाहिए। एन फैक्टर 5। वॉल्यूम कितना लिया है KMnO4 का? 2 ml। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। एन फैक्टर H2C2O4 2H प्लस देता है 2। मोलैरिटी ब्रैकेट में दे रखी थी 2। वॉल्यूम कितना लिया था? 20 है ना। 2 से 2 उड़ गया, क्या बचता है मोलैरिटी में? 40/। इजी था, है ना। एन फैक्टर वाली लाइन याद है और दो सबके एन फैक्टर दोनों के याद है तो सवाल क्या होगा? सारांश अब आया? हे पंचायती नहीं, मानसी क्या कर रहे हो? पंचायती क्यों कर रहे हो बैठ के यहाँ पे? अगला क्वेश्चन कौन करेगा? इजी है एकदम। अगला क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कौन करेगा? कौन करेगा? बोलते क्यों नहीं? अनुज खड़े हो जाओ। चलो सॉल्यूशन आप बोलेंगे, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। जब अपने मन से नहीं बोलेंगे तो हमें ही बोलना पड़ेगा। 50 ml 0.5 m NaOH क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ये नालायक बच्चे। 50 ml 0.5 m H2C2O4 oxalic acid is required to neutralize 25 ml NaOH solution. ठीक है। Amount of NaOH in 50 ml solution क्या निकालना है? अमाउंट, क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए।
of NaOH in 50 ml solution। आंसर ऐसे दिया हुआ डैश ग्राम। पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अनुज बोलिए। चलिए अपने अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। राजवंश कोई आंसर बताएंगे आप भी? हाँ दो 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 H2CO4 का 2, NaOH का 1। NaOH एक ही OH देता है ना। याद कर लीजिए एन फैक्टर्स, क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा। 4 आ रहा है, 4 ग्राम। चलिए सब लोग करिए तो फिर बताएं जल्दी। 6 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। चलिए अपने अपने आंसर दीजिए। प्राख्या आपका कोई आंसर नहीं दे रहे हो आज आप, क्या बात है? श्रेया कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। 100 वेरी गुड। मतलब आंसर में इतनी वैरायटी है। 4, 6, 100, 80। चलिए बहुत ही सुंदर। हाँ कितना कार्तिक? 100, 2 ग्राम। अच्छा 4 ग्राम, वेरी गुड। चलिए निकाले। देखो H2C2O4 को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH का वॉल्यूम दे रखा है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं, है ना। H2C2O4 किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे इक्वेशन लिख ली जाती है। बोर्ड पे देखें, आपस में बात ना करें। बोर्ड पे देखें, आपस में बात ना करें। H2C2O4 NaOH के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो H2C2O4 का एन फैक्टर लगा दो 2। H2C2O4 की मोलरिटी 0.5, H2C2O4 का वॉल्यूम 50। अब NaOH कितना है? 25 है, एन फैक्टर होता है 1। NaOH की मोलरिटी क्या आ जाएगी? मोलरिटी क्या आ जाएगी? M मान लिया तो कितनी आ जाएगी? 4 × 0.5 आ जाएगी ना, तो 2 आ जाएगी। मोलरिटी आ गई 2, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? क्वेश्चन ने बोला इसी सोल्यूशन के 50 ml में कितने ग्राम NaOH डिसॉल्व होगा। तो लगा दो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम इन, तो लगा दो 2 आ गई मोलरिटी। गिवन मास निकालना है। मोलर मास NaOH का 40 होता है। वॉल्यूम इन लीटर कितना लगाना है? अब अपने को 50 ml के हिसाब से निकालना है तो ये वाला वॉल्यूम लगाना है। लीटर में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत? 8 कितना आ गया? गिवन मास कितना आ गया? 2 × 2। 4 किसका किसका आंसर आया था? 4 सही था। ये 80 और 100 कहां से ला रहे थे तुम लोग? ml को चेंज नहीं किया था क्या? अनुकृति ने भी 4 बोला था, आया था। कहां तक आ गया था?
अच्छा मोलरिटी, थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाइए, जंक लग जाएगा। इक्विवेलेंट फैक्टर सिखा दिया गया तो उससे आपको मोलरिटी निकालनी आ गई, तो गिवन मास निकालने आना चाहिए ना। फॉर्मूला टू फॉर्मूला कैसे मूव करेंगे, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो जेई में नीट में क्या ही करेंगे फिर। बात समझ आ रही है कुछ? फॉर्मूला टू फॉर्मूला कैसे अपने दिमाग की बत्ती जलानी है, वो आपको जलानी है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतने आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, दिमाग खुलेगा, है ना। तुम्हारा आंसर आया? क्या आया था? चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर क्लास बंद करिए। आप ये जो सोई हुई मुद्रा में खड़े, अनुज बैठिए, आप सीधे बैठिए। अच्छा सा सवाल हो, अच्छा सा किया जाए, तो फालतू सवाल, फालतू क्वेश्चन करने से क्या मतलब। चलो अच्छा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखेंगे, है ना। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू की बुक में आपको मिल जाएगा, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं आपको समझाते हुए। 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉज कंज्यूम्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम किया जा रहा है कितना। देखो चाहे एडवांस का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, बड़ी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इन जनरली जरूरत पड़ जाए तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम तो सीख के आए, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन की लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, डेटा नोट करते जाइए। दोबारा उसको पढ़ने का टाइम अगर आप वेस्ट करेंगे तो फिर किसी और क्वेश्चन का टाइम आप खाएंगे। 20 ml CaOH whole twice को कंज्यूम किया जा रहा है when it was reacted with 10 ml of, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, 10 ml अननोन। अननोन का जैसे ही अननोन वर्ड आ जाए ना, यानी मोलरिटी नहीं पता है आपको, अननोन H2SO4 सॉल्यूशन, इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं इसको। हाँ बोल रहे हैं ऑल्सो 20 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.5 m HCl, आगे लाइन लिखी हुई है ऑल्सो 20 ml स्टैंडर्ड, जैसे ही स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, स्टैंडर्ड ये वर्ड सारे टाइट्रेशन में यूज होते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है आपको मोलरिटी वगैरह गिवन हो। 20 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन of 0.5 m HCl, ये लिखा हुआ है। कंटेनिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन, इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन, 2 ड्रॉप क्या डाल दिया गया, फिनोप्थिलीन, तो डालते ही है, कोई खास बात नहीं है। Was titrated with calcium hydroxide. The mixture showed pink color when burette displayed the value of 35.5 ml. पिंक कलर आ गया अगर इस टाइट्रेशन में, तो आपका एंड पॉइंट आ गया। पिंक कलर का मतलब इस टाइट्रेशन में बेस और एसिड के टाइट्रेशन में फिनोप्थिलीन डालने पे अगर पिंक कलर आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, आपका एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट की रीडिंग इन्होंने दे रखी है 35.5 ml। ब्यूरेट की रीडिंग क्या दे रखी है, 35.5 ml। यहाँ पे क्या बोला है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट वर्ड नहीं लिखा है, इन्होंने बोला है कलर चेंज, पिंक कलर आ गया, ठीक है। फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में डाला जाता है तो कलरलेस होता है, जैसे ही मीडियम बेसिक होता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, पिंक कलर।
पूछा क्या है, बड़ी सी कहानी लिख दी इन्होंने। वेयर इज द ब्यूरेट mixture showed pink color when burette displayed the value of 35.5 ml, whereas the burette showed 25.5 ml initially. बोल रहे हैं शुरुआत में इनिशियली जो ब्यूरेट की रीडिंग थी 25.5 ml थी। द कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4, जो H2SO4 आपने यूज किया है, अननोन लिखा था ना, इसी की कंसेंट्रेशन यानी मोलरिटी आपको निकालनी है। चलिए थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं आ रही है? ये है ब्यूरेट, नहीं अभी आप ही करके जाएंगे, होमवर्क नहीं। 50 ml का बोलते हैं ना, 50 ml का है, 0 से फिल किया, अगर आपने 50 ml फिल कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि शुरू में हमने 50 ml फिल नहीं किया है, शुरू में हमने कितना फिल किया है, क्या रीडिंग बोली है इन्होंने इनिशियल, कितनी भरी है शुरू की 25.5 दे रहे हैं, और फिर बाद में एंड पॉइंट कितने पे आया 35.5 पे। तो 35 ऐसे कैसे आएगा 0 से, फिर ऊपर 0 लो, है ना, टेक्निकली फिर 0 ऊपर लेना पड़ेगा, तभी तो होगा 35 की रीडिंग। नहीं ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे देख लो, समझ लो कुछ रीडिंग वीडिंग का 25.5 ml तक उसको फिल किया था, है ना, ये इनिशियली बोले हैं ना 25.5, और एंड पॉइंट कितने पे आया 35.5 पे, तो याद रखिए कितना यूज किया इन्होंने 10, ऐसे याद कर लो 35.5 पे अगर एंड आ रहा है, एंड पॉइंट, तो 10 ml क्या हुआ, चलो हाँ PYQ है, जल्दी से करिए, कुछ अजीब जल्दी कौन है ये शैतानी कर रहे हैं, चलिए जल्दी से, कोशिश कीजिए। इतनी सारी वैल्यूज आ गई हैं तो आगे ग्रुप पे डाल दे क्वेश्चन, मैम प्लीज नहीं अभी करना है, 0.5 करना तो अभी है, देख लेते हैं 0.5 देख लो, आपका आंसर है 1। आंसर सॉल्यूशन मत देखो, अरे सॉल्यूशन ही आंसर शैतान बच्चे, कैसे लगती है जल्दी करो, टाइम नहीं खराब करो, क्लास बंद करनी है ना, जल्दी करो, तो बस 0.5 ऐड कर देना जल्दी से करो, पूरा क्वेश्चन खींच लूं, अच्छा पूरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट नहीं होगा इसमें। 7 बज गए, चलिए घर से करके आइए, ग्रुप पे डाल रही हूँ मैं, करके आएंगे सब, ग्रुप पे डाल देती हूँ, करके आएंगे सब।
क्वेश्चन